सभी को मेरा नमस्कार। आज आप लोग के बीच में गति चैप्टर का, मोशन चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक का पढ़ाई होगा, जिसका नाम है गति का समीकरण, जिसमें इस चैप्टर से न्यूमेरिकल का जो वेटेज है लगभग यहीं से पूछा जाता है। एक त्वरण है, दूसरा यहाँ से है गति का समीकरण, जो कि आपको बार बार देखने को मिलेगा कि न्यूमेरिकल सेट कर दिया गया है इस चैप्टर से। तो आज का सेशन हमारा रहेगा गति का समीकरण, और इसको समीकरण करने के बाद हम लोग इसका फिर न्यूमेरिकल देखेंगे और उसको सॉल्व करते चलेंगे। बहुत आसानी से सॉल्व होगा, लेकिन समीकरण को बढ़िया से समझना होगा कि क्या क्या इसमें कॉन्स्टेंट है, क्या क्या वेरिएबल है, ये सब चीज़ हम लोग जानेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले रेलवे में जो पूछे जाते हैं उसी के बेस्ड पर हम लोग सबसे पहले गति का समीकरण को कर लेते हैं थ्योरेटिकल। उसके बाद हम लोग फिर इसका जो कलेक्शन है न्यूमेरिकल का और ऑब्जेक्टिव का, दोनों साथ में लेके चलेंगे और करेंगे। आइए चलते हैं गति का समीकरण। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इस गति चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण ही टॉपिक गति का समीकरण। जो रेलवे हो चाहे एसएससी हो चाहे और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव या न्यूमेरिकल दोनों आ सकते हैं। और रेलवे में ज़्यादातर तो न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, और ऑब्जेक्टिव भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। देखेंगे सबसे पहले इस समीकरण को, इसके समीकरण को, और इसमें क्या क्या कांस्टेंट है, क्या क्या वेरिएबल हैं, वो सब चीज़ हम देखेंगे। उसके बाद हम लोग पूरा जब इसका कंसेप्ट आ जाएगा, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की ओर चलेंगे और ऑब्जेक्टिव की ओर चलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसका थ्योरी, इसका जो कंसेप्ट है, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। तो गति का 3 समीकरण है, गति का 3 समीकरण है, तीनों को हम लोग जानेंगे एक एक करके। उसके बाद हम लोग इसमें क्या क्या कांस्टेंट है और क्या क्या वेरिएबल वो भी देख लेंगे। पहला का बात करते हैं। पहला अगर बात करेंगे तो होता है v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी। ये v बराबर u प्लस ए टी, v है अंतिम वेग, u है प्रारंभिक वेग, ये है त्वरण और t है मेरा समय। दूसरा आता है s इक्वल टू यू टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरा आता है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 समीकरण हमारा गति का है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसमें अब देखेंगे कि क्या क्या चीज़ नियत है, क्या क्या चीज़ कांस्टेंट है। तो इस तीनों समीकरण में एक ही कांस्टेंट है, वो है हमारा त्वरण। तीनों समीकरण में अगर पूछा जाता है कि गति का समीकरण में क्या नहीं बदल रहा है, वह कौन सा राशि है जिसका मान नहीं बदलता है, तीनों समीकरण के लिए नहीं बदलने वाला राशि जो है वह हमारा है एक्सेलरेशन, वह हमारा है त्वरण। वो हम लोग ये तीनों में जो नियत है वो हमारा है त्वरण। त्वरण जो है वो नियत है, त्वरण जो है वो नियत है, कांस्टेंट है। ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ भी है और इसको पूछ भी सकता है कि तीनों समीकरण में एक्सेलरेशन जो है, एक्सेलरेशन ये जो है एक्सेलरेशन ये एकदम फिक्स रहता है, ये हमेशा कांस्टेंट रख के दिया जाता है। तो इस कंडीशन में जो पूछ दिया तो हम लोग इसका जवाब देंगे कि तीनों समीकरण में जो हमारा नियत है वो है त्वरण। उसके बाद जो संबंध का बात पूछता है, हमेशा रिलेशन पूछता है कि गति का पहला समीकरण से किसका किसका संबंध मिलता है। ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसको हम लोग देखते हैं और एग्जाम में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको भी देखेंगे। सबसे पहले इसके बारे में पहला का अगर बात करेंगे, पहला का बात करेंगे तो ये वेग है और ये भी वेग है। भी मेरा अंतिम वेग है, u मेरा प्रारंभिक वेग है। ये तो नियत है, ये का तो बात अभी करना ही नहीं, वो कांस्टेंट है। और t समय है। तो हम लोग का v और u वेग है, तो एक रिश्ता हम लोग को v और u का दे रहा है, मतलब वेग का दे रहा है, एक वेग का दे रहा है। क्या दे रहा है हम लोग का? वेग का दे रहा है, वेग का दे रहा है। दूसरा जो हमारा ये का तो है ही नहीं, ये तो कांस्टेंट है, उसका तो बात ही अलग है, वो तो उसका अलग दुनिया है, छोड़िए उसको, तो वो तो रिलेशन में नहीं आएगा। और एक समय बच रहा है, क्या बच रहा है? समय बच रहा है। एग्जाम में इसको लोग रट के जाता है, रटने का ज़रूरत नहीं है, रटने की आवश्यकता अब नहीं होगा, क्योंकि भी और यू वेग का संबंध दे रहा है। उसके बाद त्वरण तो नियत है, उसके बाद बच गया समय। तो वेग और समय का संबंध को बताने वाला समीकरण पहला है भी बराबर यू प्लस ए टी। तो गति का जो पहला समीकरण है वो क्या बता रहा है? वेग और समय का संबंध को दर्शा रहा है। एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि भी बराबर यू प्लस ए टी,
किसके किसके बीच में संबंध को बता रहा है, तो वेग और समय का संबंध को बता रहा है। दूसरा समीकरण जो हमारे पास है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s जो हमारे पास यहाँ s जो है ये s है विस्थापन, s है मेरा दूरी, और वो बताता है किसी भी वस्तु की स्थिति, किसी भी वस्तु की अवस्था को बताता है, विस्थापन बताता है और दूरी बताता है कि वस्तु की स्थिति क्या है, वो स्थिति को बता रहा है। तो ये हमको तो संबंध जो देगा स्थिति का देगा दूसरा समीकरण से। u वेग है, लेकिन एक ही वेग दिया हुआ है हमारे पास, ut भी का इसमें कहीं नहीं है भी, तो वेग का नहीं बता पाएगा। केवल u से हम वेग को डिटरमाइन कर लेना ये संभव नहीं है। केवल u से हम पता कर लेंगे कि ये समीकरण को वेग भी देगा, तो ये कहना संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। तो u का हम इसमें फाइंड नहीं कर पाएंगे इस समीकरण से। u मतलब नहीं है वेग का, वेग हम इस समीकरण से नहीं बता पाएंगे कि वेग का ये संबंध बता रहा है। सिर्फ प्रारंभिक वेग हम इसमें ज्ञात कर पाएंगे, तो वेग का संबंध नहीं बता देगा। सबसे पहले इसका जो संबंध बनेगा वो बनेगा स्थिति का, क्योंकि s दिया हुआ है। s मतलब होता है या तो विस्थापन होगा या तो वेग होगा, जिसके कारण हम लोग इसकी स्थिति को पता कर पाएंगे। समझ में आ रहा है ना? आइए, तो यस स्थिति दे देगा, u से नहीं पता कर पाएंगे, समय का देगा। t है, t तो एक ही t होता है, और यहाँ भी t है, हाफ तो कांस्टेंट हो गया उसका, तो वो तो नहीं आएगा संबंध में। ये तो नियत है, ये का बात भी अलग है। तीनों में ये है, ये कहीं भी संबंध में नहीं आएगा। तीन रिलेशनशिप है, ये कभी भी रिलेशन में नहीं आएगा, संबंध कभी भी नहीं बताएगा वो। तो ये हो गया ये, जैसे किसी का अगर शादी सेट होता है दो पार्टी में, तो तीसरा एक अगुआ होता है। अगुआ रिश्तेदारी में नहीं लिया जाता है कि वो साइड पार्टी का है, तो जो रिश्ता बनता है फर्स्ट पार्टी और सेकंड पार्टी, तो रिश्ता जो बन रहा है इसकी स्थिति और समय के बीच में, तीनों में देखिए अगुआ कौन है? त्वरण। तो त्वरण नियत है, त्वरण कांस्टेंट है, त्वरण को लिया ही नहीं जाएगा। संबंध में जोड़ने के लिए काम आया, समीकरण को बनाने में काम आया, लेकिन इसका संबंध दर्शाने के लिए नहीं है ये। तो हम लोग यहाँ भी उसी तरह से कर रहे हैं। तो ये s स्थिति को बता रहा है, u वेग, केवल एक वेग का पता चलेगा जिसके कारण वेग संबंध में नहीं आ रहा है। दूसरा t आएगा, यहाँ भी t है, तो स्थिति और समय को बता देगा, स्थिति और समय को बता देगा। वह समीकरण नंबर 2 है, गति का द्वितीय समीकरण है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, रटने की बात नहीं है। s से स्थिति, u नहीं बता पाएगा वेग, केवल ये एक वेग बताएगा, प्रारंभिक वेग। अंतिम वेग कहाँ गया भैया, वो तो बता नहीं रहा, भी है ही नहीं, तो वेग का डिटरमाइन नहीं होगा। तो हमारा समय का डिटरमाइन होगा t से, t है, t तो एक भी रहेगा तो चल जाता, तो t से ज्ञात होगा। तो t से हम बोलेंगे स्थिति और बता देगा समय, स्थिति और समय। कभी कभी क्या करता है, स्थिति को ना दे करके विस्थापन दे देगा। विस्थापन और समय को बताने वाला गति का कौन सा समीकरण है? द्वितीय समीकरण है। स्थिति और समय को कौन बताता है? द्वितीय समीकरण। गति का वह दूसरा समीकरण क्या बताएगा? तो गति का दूसरा समीकरण बताएगा स्थिति, क्यों? s है, समय क्योंकि t है, u नहीं बता पाएगा, अकेले वेग को नहीं बता पाएगा। ठीक है, हम पढ़ते रहिए। नेक्स्ट देखिए तीसरा समीकरण। तीसरा समीकरण का आप लोग आंसर सोचिए, क्या आंसर हो सकता है? आंसर हो सकता है भी, केवल भी से नहीं होगा वेग, u तो मिल गया। भी और u यदि हमारे पास मिल गया है, दो लोग अच्छे से मिल गया, दोनों वेग को डिटरमाइन करने वाला मिल गया है, तो दोनों जब वेग को फाइंड कर सकता है तो वेग का तो संबंध देगा हमको, तो वेग का तो देगा ही, तो वेग तो देगा ही। और यस भी आ गया, ये का तो माँ है बाप ने, ये तो भाई ये तीनों में ये है, तो ये कभी संबंध में नहीं आएगा, तो अगुआ है ये तो इसके बिना तो होगा ही नहीं काम, ये तो रहना तय है, ये तो नियत है, कांस्टेंट है, फिर संबंध में कैसे आएगा? वो नहीं आएगा। तो ये एस आ गया स्थिति और ये आ गया वेग, तो ये बताएगा वेग स्थिति या स्थिति वेग, ऐसा लिख सकते हैं। या तो इसको में लिख सकते हैं वेग और स्थिति, वेग और स्थिति, और नहीं तो कभी क्या मिलेगा, नहीं तो और क्या मिलेगा? स्थिति, पहले स्थिति को कर देता है और वेग लिख देता है। तो ये मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये मेरा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये VVI है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका है, इसको एग्ज़ाम में बहुत बार पूछ चुका है, एकदम याद रखेंगे इसको। ये बहुत बार पूछ चुका है कि गति का पहला समीकरण किस किस के बीच में संबंध को दर्शाता है। तो गति का पहला समीकरण v और u दिया हुआ है, तो ये वेग को बता देगा, और त्वरण तो नियत है, त्वरण तो भैया त्वरण का बात अलग, t समय, तो वेग और समय को बताएगा। वेग और रटना नहीं है, इसको रटने के लिए इतना हम नहीं कर रहे हैं,
वेग और समय को दर्शा देगा। गति का दूसरा समीकरण दिखा देगा कि ये s जो है वो स्थिति बताता है, विस्थापन को बताता है, दूरी बताता है। तो दूरी और विस्थापन स्थिति बोला जाता है इसको। और u से u है वेग, जो कि अकेले वेग दोनों वेग नहीं बता सकता, एक वेग बताएगा। तो संबंध में आना थोड़ा मुश्किल होगा इसको। t और यहाँ भी t है, तो स्थिति और समय त्वरण अलग है। वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as किसके किसके बीच में संबंध को बता रहा है? तो वी स्क्वायर, वी और यू वेग बता दिया, बहुत बढ़िया, और एस स्थिति को बता दिया। तो वेग और स्थिति, या तो इसको उल्टा कर लिख देगा स्थिति और वेग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गति का समीकरण है। बोलेगा गति के समीकरण में कौन सी भौतिक राशि नियत होती है? तो भौतिक राशि जो नियत होती है विद्यार्थीगण वो है त्वरण, वो है त्वरण। एक्सेलरेशन बहुत ही खतरनाक है, तीनों में हो करके भी। ये देख रहे हैं ना, इधर बोला तुम लोग अपना काम करो, हमको रहने दो, दम आराम से बैठने दो। बढ़िया से बैठा हुआ रहता है, एकदम बढ़िया से बैठा हुआ रहता है, और एकदम इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे और इसका कंसेप्ट बना करके चलेंगे। रटना नहीं है, रटेंगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, रटेंगे ये सब चीज़ तो नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं गुरुत्वाकर्षण के विपरीत या अधीन। अधीन मतलब इधर आएगा, गुरुत्वाकर्षण के अधीन में आएगा, अपनी ओर आएगा। और विपरीत में कोई भी वस्तु गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, उस समय जी का मान क्या होगा? माइनस में होगा, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण खींचना चाह रहा है नीचे और वो जाना चाह रहा है ऊपर। कोई भी वस्तु ऊपर फेंकिएगा फिर वापस लौट आता है, क्यों? क्योंकि वो जी बोलता रहे कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है भैया, इधर 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 पकड़ के फिर ले आता है। जी बोलता कहाँ, तो नहीं घूमने आए, फिर रिटर्न ले लेता है वो और नीचे आ जाता है, जी तुरंत खींच लेता है। तो बोलता है हमरे से पंगा, बोलता है नहीं, तो फिर ठीक वापस आओ। तो कोई भी पत्थर को ऊपर फेंकते हैं तो वो जाने के बाद फिर रिटर्न आ जाता है, किसके वजह से? गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से। तो कौन सा बल जब है तो त्वरण से खींचा होगा? कौन सा त्वरण? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, स्मॉल जी। और चलेगा, उसका एक चैप्टर ही अलग है, लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पर जो आया उसके बात कर लेते हैं। तो गति का समीकरण जो होगा गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध में क्या होगा और गुरुत्वाकर्षण के अधीन में क्या होगा? तो इसमें जो होगा गति का समीकरण वो क्या होगा? वो होगा जो हम लोग अभी पढ़े 1 नंबर, v बराबर u प्लस जी टी। मतलब कोई भी वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, कोई भी वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है तो g खींचना चाहेगा नीचे और वस्तु जाना चाह रहा है ऊपर। इस कंडीशन में g का मान होगा माइनस, इस कंडीशन में g का मान होगा माइनस। तो यहाँ पर जब माइनस आएगा तो g अगर माइनस में ला रहा है तो प्लस को कर देगा माइनस और gt बन के रह जाएगा। समीकरण नंबर 2, s इक्वल टू एस के जगह पर यहाँ h आ जाएगा, यहाँ पर s ना करके h आ जाएगा और h बराबर हो जाएगा, h बराबर हो जाएगा यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा यू टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। और 3 नंबर में हो जाएगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर माइनस 2gh। ये हमारा गति का 3 समीकरण निकला गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध। विरुद्ध कहने का मतलब गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जा रहा है, गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध मतलब हुआ विपरीत हो जा रहा है, विपरीत में जा रहा है। तो वस्तु, कोई भी वस्तु को अगर हम यहाँ से थ्रो करेंगे ऊपर, या कोई भी वस्तु ऊपर जा रही है, पृथ्वी से ऊपर जा रही है, उस समय गुरुत्वाकर्षण बल जी नीचे की ओर लगाएगा, जी लगेगा नीचे की ओर और वस्तु जा रहा है ऊपर की ओर, वस्तु जा रहा है ऊपर की ओर और जी लगा रहा है नीचे की ओर। इस कंडीशन में जो जी लगेगा जब वस्तु ऊपर जा रहा है उस समय जी नीचे की ओर लगाएगा तो माइनस की ओर आ जाएगा। तो माइनस की ओर, क्योंकि ऊपर जब जाता है तो उस समय उसका वेग धीरे धीरे कम होते जाता है जी के वजह से। इसको बहुत बढ़िया से पढ़ाएंगे गुरुत्वाकर्षण में, फिलहाल अभी इतना। और अगर बात करेंगे हम इसका फिर आगे का, तो अधीन में अगर बात करेंगे हम लोग, अधीन कहने का मतलब हो गया कि कोई भी वस्तु ऊपर से नीचे आ रहा है, कोई भी वस्तु, ये पृथ्वी है और वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, वस्तु आ रहा है नीचे की ओर और जी भी लगेगा नीचे की ओर। इस कंडीशन में जी तो चाहता है आ जाओ, जी ऊपर से कोई गिराएंगे तो तुरंत खींच लेगा, जी तो नीचे ही खींच रहा है और वस्तु भी नीचे आ रहा है, उस कंडीशन में जी का मान पॉजिटिव होता है। तो गति का समीकरण इस समय जो हो गया v बराबर u प्लस जी टी, v बराबर u प्लस जी टी। और तीसरा बनेगा h मतलब यही विस्थापन हुआ, ये वाला h, ये जो आ रहा है h जितना तय करेगा
यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और 3 नंबर बनेगा वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2GH। यहाँ तक हमारा गति के अधीन ये 3 समीकरण, गति के विपरीत 3 समीकरण, और जो मेन जो हमारा था उसी से निकल करके आया हुआ है। तो हम लोग करने के बाद ये सारा यूज हो जाएगा, ये सब याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा 3 वही वी बराबर यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2AS। ये हम लोग याद रखेंगे और संबंध को याद रखेंगे। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और बढ़िया से करेंगे और आगे चलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले सेशन में।